Good morning students and my dear friends. Today is 21st of April 2023 Friday. YouTube चैनल के अलावा आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर डेली इकोनॉमिक टाइम, मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड की न्यूज़ हेडलाइंस का एक सेपरेट नोटिफिकेशन भी आता है। इसके अलावा इसी टेलीग्राम चैनल पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस की PDF भी अपलोड होती है डेली। और रिकमेंडेड पेज स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज फॉल 7 टाइम्स, स्टैंड अप 8। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 10 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस, बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 14 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। सेबी एम्ब्रेसेस टेक, सीक मोर पावर्स। SEBI stands for Security and Exchange Board of India. So Security and Exchange Board of India is now using or fostering the use of technological development and innovation in security market. तो बेसिकली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में ज़्यादा ऑटोनॉमी मांग रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, और इसीलिए सेबी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट किया है कि जो सेबी एक्ट है उसमें कुछ रीवैम्प, उसमें कुछ चेंजेस लाए जाएं एज पर द पीपल डायरेक्ट अवेयर अबाउट दिस मैटर। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को फॉस्टर करने के लिए सेबी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा से ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, जो कि प्रेजेंट सेबी एक्ट में अवेलेबल नहीं है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 डिकेड्स एगो यानी 30 साल पहले जो सेबी एक्ट इनैक्ट हुआ था, जो इन्फोर्समेंट में आया था, उसमें इतने ज़्यादा पावर या इतने ज़्यादा रीसेंट चेंजेस जो हैं वो इनकॉर्पोरेट नहीं किए गए हैं टेक्नोलॉजी को लेकर के, और वो ट्रेडिशनल मार्केट इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग है जो बेसिकली एक्सचेंज, डिपॉजिटरीज, ब्रोकर्स और फंड्स पर बेस्ड था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को लेकर के, टेक्नोलॉजिकल ऑटोनॉमी को लेकर के, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेकर के, इनोवेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा पावर नहीं दी गई है सेबी बोर्ड को। और अगर हम इंटरनेशनल या ग्लोबल लेवल पे बात करें तो सिक्योरिटी मार्केट जो है वो लॉट ऑफ इनोवेशन कर रही है, कई सारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी अडॉप्ट किए जा रहे हैं ग्लोबल लेवल पर। तो सेबी उसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या उस बेंचमार्क के अचीव करने के लिए या उसी रेस में पार्ट करने के लिए सेबी भी अपने सेबी एक्ट में चेंजेस जा रही है, सो दैट सेबी कैन हैव द मोर और ग्रेट ऑटोनॉमी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन। और अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि कई सारे इंडिया की बात करें तो ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं, अगर उन्हें किसी भी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बेस्ड प्रोजेक्ट जो है या प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उन्हें सेबी की परमिशन चाहिए। और जबकि इंटरनेशनल मार्केट पे, ग्लोबल लेवल में, डेवलप मार्केट्स में जो AI बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि जो AI बेस्ड स्टॉक्स प्राइस पिक करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं, ऑटोमेटिकली सेल और बाई कर देते हैं प्रोडक्ट्स, सिक्योरिटीज़ को बेस्ड ऑन द इन्वेस्टर रिस्क एपेटाइट, कई सारे वेरिएबल्स डिफाइन करने होते हैं। और उसके बाद जो AI बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं वो ऑलरेडी सेलिंग और बाइंग करते हैं बेस्ड ऑन द स्टॉक मार्केट पोजीशन एंड इन्वेस्टर्स रिस्क एपेटाइट। और इस तरह के AI बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं वो डेवलप मार्केट में, डेवलप इकोनॉमीज में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। इंडिया में क्या है, इंडिया में अगर किसी भी ब्रोकरेज हाउस हो, किसी भी ब्रोकर को अगर इस तरह का कोई AI बेस्ड प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसको सेबी की परमिशन लेनी पड़ेगी, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन आर रिक्वायर्ड, और सेबी भी कई सारे रूल्स रेगुलेशन से बाउंड है। सो सेबी करंटली लैक्स द पावर टू ग्रांट एनी नेसेसरी एग्जेम्पशन फॉर सच प्रोडक्ट, ओनली परमिट्स लेस एडवांस रोबो एडवाइजर्स। तो AI मॉडल्स को लेकर के अभी भी सेबी के पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, या सेबी इस तरह के जो परमिशन है इनको ग्रांट नहीं कर सकती है। दैट इज़ वाई सेबी इज सीकिंग मोर पावर एंड रीवैम्प इन द सेबी एक्ट। तो दिस इज द रेगुलेटरी रीच। फाइनेंस मिनिस्ट्री से डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है और सेबी का ये कहना है कि जो उसका सैंडबॉक्स, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स स्कीम है, दैट इज़ एक्चुअली आउटडेटेड सेबी एक्ट, और अब नया सेबी एक्ट एज पर द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, एज पर द मार्केट सिचुएशन, नए सेबी एक्ट की ज़रूरत है, जिससे कि इंडिया की जो सिक्योरिटी मार्केट है वो ग्लोबल लेवल पे जिस तरह से सिक्योरिटी मार्केट्स में प्रोडक्ट आ रहे हैं उनसे इक्वल हो सके। So this is the status of some regulatory sandbox application: creation of market for investment advisor, withdrawal enabling fraction ownership of shares rejected by SEBI, launch of digital only mutual fund house rejected by SEBI, full account aggregation with real time NAV updates, withdrawal development of stock market fantasy game rejected by SEBI. So these are the regulatory sandbox applications for SEBI, and
SEBI is now actually want to revamp into these sandboxes. Why these sandboxes help the market entities to test the ideas in real scenario. और SEBI के पास अभी जो सैंडबॉक्स में जो पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि SEBI कुछ जो नए प्रोडक्ट हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलप्ड प्रोडक्ट हैं, उनको अप्रूवल दे सके, एंड दैट इज़ वाई SEBI इज सीकिंग फॉर दिस चेंज. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर. MPC मेंबर कॉशियस अगेंस्ट ओवर टाइटनिंग. तो अभी रिसेंटली जो MPC की मीटिंग हुई थी उसमें MPC ने जो रेपो रेट थे वो अनचेंज रखे थे. हालांकि कई सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का, RBI का ये भी कहना था कि करंट वॉच पर है, सिचुएशन पर है MPC और RBI. अगर मार्केट में फिर से इन्फ्लेशन बढ़ती है तो प्रोबेबली जो MPC है, RBI है, वो रेपो रेट में फिर से इंक्रीज करेगी. तो इसी को लेकर के एक MPC के मेंबर हैं जयंत वर्मा, उनका ये कहना है कि एक्सेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग और एक्सेसिव टाइटनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट में हैम्पर द इंडियन इकोनॉमी. उनके अकॉर्डिंग अगर इसी तरीके से या और ज़्यादा फॉर्म में RBI रेट टाइटनिंग करती है या पॉलिसी टाइटनिंग करती है तो इकोनॉमी पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और एक शार्प स्लो डाउन हमें इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ पर देखने को मिलेगा. एंड दिस में प्रॉम्प्ट अ सडन रिवर्सल इन रेट एक्शन. क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के अगर हम टूल्स को देखें, अगर इंस्ट्रूमेंट्स को देखें, तो मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू केवल डिमांड को ही सप्रेस किया जा सकता है. मनी सप्लाई को आप ऑल्टर कर दीजिए या कम कर दीजिए तो मार्केट में डिमांड नहीं रहेगी. तो केवल इन्फ्लेशन को अगर कूल करने का तरीका MPC के पास है तो केवल और केवल मॉनेटरी एक्शन है, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो केवल डिमांड को ही इम्पैक्ट करते हैं. अगर पॉलिसी मेकर्स की बात है तो पॉलिसी मेकर मस्ट बी विजिलेंट अगेंस्ट द ओवर शूटिंग ऑफ द टर्मिनल पॉलिसी रेट्स. क्योंकि अगर डिमांड बहुत ज़्यादा स्लो कर जाएगी तो उसका इम्पैक्ट हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्लियरली देखने को मिलेगा. हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में ट्रेड ऑफ करना होता है पॉलिसी मेकर्स को. क्योंकि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है. तो ट्रेड ऑफ करना होता है. अगर आप इन्फ्लेशन रिड्यूस करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी रिड्यूस होगी क्योंकि डिमांड जो है वो कम होगी. अगर डिमांड कम होगी इकोनॉमी में तो डेफिनेटली जो प्रोड्यूसर्स हैं दे विल नॉट गेट द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस. अगर वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा. एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा तो डेफिनेटली इनकम जनरेशन नहीं होगा, डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी. डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी तो डिमांड जो है वो फिर से लैग डाउन करेगी. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो रिड्यूस करेंगे अगर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. जिसका इंपैक्ट डायरेक्टली हमें इकोनॉमिक ग्रोथ पर देखने पड़ेगा. शार्प स्लो डाउन देखने को मिल सकता है, ऐसा मानना है वन MPC मेंबर का. तो इनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा पॉलिसी रेट टाइटनिंग भी ठीक नहीं है. अदर एस्पेक्ट इकोनॉमी के भी देखे जा सकते हैं इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन. आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर. स्टेट सेट टू ईज लेबर लॉज लूर मल्टीनेशनल. इंडिया में अगर लेबर लॉज की बात करें तो इंडिया में जो लेबर लॉज हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं और ऑब्सलीट भी हो चुके हैं. अगर कई सारे हम लेबर लॉज को देखें तो वो ऑब्सलीट हो चुके हैं कॉलोनियल एरा के टाइम के, या उनके प्रोविजन जो हैं वहीं से लिए गए हैं. और लेबर लॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन्वेस्टमेंट के आने में. और इंडिया में हमेशा से मल्टीनेशनल कंपनीज का ये कहना है कि इंडिया के जो लेबर लॉज हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, लेंदी हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जिसकी वजह से लेबर अपने अकॉर्डिंग लेबर को हायर और फायर करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है. एंड दैट इज़ वाई नंबर ऑफ टाइम मल्टीनेशनल कंपनीज गेट डिस्करेज्ड टू एंटर और टू इन्वेस्ट इनटू इंडियन लैंड. हालांकि रीसेंट गवर्नमेंट ने कोडिफिकेशन भी किया है. 44 अप्रॉक्सीमेटली जो सेंट्रल लेबर लॉज थे उनको 4 कोड में डिवाइड भी किया है. कुछ सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने. लेकिन अगर हम इन लेबर कोड्स की बात करें तो ये अभी सिर्फ पास हुए हैं पार्लियामेंट से, इनका अभी एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया है. और अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमी में आपके बारे में अवेयर है तो पैंडेमिक के ड्यूरेशन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट्स ने अपने कुछ लेबर लॉज को रिलैक्स भी किया था बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए. जो लेबर होता है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो 3 लिस्ट होती हैं, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. लेबर जो होता है उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में आता है. कॉन्करेंट लिस्ट में आता है इसका मतलब बोथ स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉ ऑन लेबर इशूज. And that is why now most of the states governments are thinking to liberalize, to ease out their own labor laws so that they can attract the investment by multinational organizations. यही इस न्यूज़ में कहा गया. तो जो लार्ज ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बहुत टाइम से इंडिया के जो स्टेट्स गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि जो आर्किक लेबर लॉज हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए, उनको थोड़ा सा ईज आउट किया जाए, जिससे कि जो प्रोडक्टिविटी में डाउनवर्ड हमें ट्रेंड देखने को मिलता है वो ना देखने को मिले.
प्रोडक्टिविटी ना इम्पैक्ट करे, लेबर सिक्योरिटी भी रहे और प्रोडक्टिव और एम्प्लॉयर के पास भी राइट रहे कि अगर उनके पास बिजनेस नहीं है, अगर उनके पास प्रोडक्शन के ऑर्डर्स नहीं है तो वो लेबर को अपने कन्विक्शन पर हायर और फायर कर सकें। बेसिकली मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं वो ये आर्ग्यूमेंट देती हैं। और जिस तरीके से रिसेंटली एप्पल आईएनसी ने, एप्पल जैसी मल्टीनेशनल ग्लोबल कंपनी ने अपने एम्बिशियस प्लान को डिस्कस किया है, डिस्क्लोज किया है इंडिया में कि किस तरीके से वो अपने इंडियन ऑपरेशंस को आगे आने वाले और टाइम में स्केल अप कर सकता है इनटू डिफरेंट स्टेट। तो अब ये सेवरल स्टेट्स हैं, वो ये जो अदर स्टेट्स हैं वो सोच रहे हैं कि प्रॉबली वो इस इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करें। और ना ही सिर्फ एप्पल के इन्वेस्टमेंट को, अदर मल्टीनेशनल कंपनीज भी जो इंडिया में प्लान कर रही हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब स्टेट्स के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है कि वो अपने स्टेट में कितना इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। और इसीलिए जो सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने लेबर लॉज को ईज आउट कर रही हैं इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। अगर लेबर लॉज ईज हो जाएंगे तो वो नेगोशिएट करेंगी मल्टीनेशनल कंपनी से कि आप हमारे स्टेट में इन्वेस्ट करिए, हम आपको रिलैक्स लेबर लॉज, टैक्स इंसेंटिव, लैंड और ये सब प्रोवाइड करेंगे। तो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बेसिकली इन्होंने स्टार्ट कर दिया है लेबर लॉज को रिलैक्स करना? तो अगर हम बात करें कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ये सारे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपने लेबर पॉलिसीज़ में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अमेंडमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि 12 घंटे की शिफ्ट अलाउ कर दी है, वुमेंस के लिए नाइट शिफ्ट अलाउ कर दी है। इस तरह के कई सारे प्रोविजंस में जो स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं उनमें चेंज करने की कोशिश या स्टार्टिंग कर दी है सारे स्टेट्स ने। अगर अब करंट लेबर लॉज की बात करें तो 12 घंटे की शिफ्ट अभी भी अलाउ नहीं है, 8 से 9 घंटे की शिफ्ट अलाउ है। उसमें अगर उससे ज़्यादा अगर आवर्स में काम कराती है कंपनी तो उसे ओवर टाइम देना पड़ेगा, वो भी डबल रेट से। वुमेन को नाइट शिफ्ट में वर्क करना अलाउ नहीं है मोस्ट ऑफ द लेबर लॉज में। तो ये सारे कुछ प्रोविजंस हैं जिनको स्टेट्स गवर्नमेंट जो है रिलैक्स कर रही है, जिससे कि मल्टीनेशनल कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है वो हैम्पर ना हो। अगर लेबर लॉज कर्नाटका की बात करें, लेबर लॉज ऑफ इन कर्नाटका स्टेट, सम 5 to 6 other states like Tamil Nadu, Uttar Pradesh will also be making the very similar change in their laws। यानी जो वुमेन वर्कर्स हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन है, शिफ्ट को लेकर के रिलैक्सेशन है, ओवर टाइम को लेकर के रिलैक्सेशन है और कई सारे कंप्लाइंसेस डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहे हैं ये स्टेट, जस्ट टू फैसिलिटेट द कंपनीज लाइक एप्पल। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, कर्नाटका ने फैक्ट्रीज को गवर करने वाला जो एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस ला करके मैन्युफैक्चर को अलाउ कर दिया है कि वो 12 घंटे तक की शिफ्ट भी चला सकते हैं। वुमेन को अलाउ कर दिया है नाइट शिफ्ट में काम करना। ओवर टाइम आवर्स हैज़ बीन नियरली डबल्ड टू 145 to 3 months पीरियड। तो ओवर टाइम का जो मिनिमम पीरियड था उसको भी इंक्रीज कर दिया है। मैक्सिमम वर्किंग आवर्स जो थे उनको भी 48 पर वीक रखा है। इसके अलावा कई सारे सेंट्रल जिन लॉज थे, सेंट्रल लेबर लॉज, उनसे अलाइन करके जो स्टेट्स ने अपने लॉज रखे थे उन सब में मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिया है। हालांकि सेंटर का इंटरवेंशन इसमें कहीं भी रिक्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स अपना इंडिपेंडेंटली अपने स्टेट में लेबर लॉज को चेंज करें, स्पेशली फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रिलेटेड जो लेबर लॉज है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा सके। आप देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम इट। इंडिया वेल प्रिपेयर टू मीट पीक पावर डिमांड सिंह। तो हमारे यहाँ समर आने वाला है, समर में इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, पावर डिमांड है वो बहुत ज़्यादा शूटअप करती है। अगर आप लास्ट टाइम के इशू के बारे में अवेयर हो तो आपको पता होगा, उसमें कोल शॉर्टेज बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। एक टाइम तो ऐसा था कि हमारे पास केवल 8 दिन का कोल्ड रिजर्व रह गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखने को मिल रहे थे। जो जेनकॉम्स हैं उनको भी, इसके अलावा कई सारे इंडिया के एरियाज़ में ब्लैकआउट भी देखने को मिला था। तो उसी की प्रिपेयरनेस को लेकर के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हैं मिस्टर राजकुमार सिंह, उनका एक इंटरव्यू लिया गया। उसमें उन्होंने बोला है कि कंट्री जो है वो वेल प्रिपेयर्ड है टू मीट दिस समर इवन द पावर डिमांड सोर्स टू नियर रिकॉर्ड लेवल। भले ही पावर डिमांड जो है वो अभी से ही रिकॉर्ड हाई पहुँच गई बिकॉज ऑफ द 40 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन जो मिनिस्ट्री है, जो जेनकॉन्स हैं, डिस्कॉम्स हैं, वो प्रॉपरली उनके पास कोल के रिजर्व्स हैं, दे आर प्रॉपरली जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी। और आगे आने वाले डिमांड इंक्रीज के लिए, रिकॉर्ड डिमांड इंक्रीज के लिए जो कंट्री है, जो कंपनीज हैं, वो प्रॉपरली तैयार हैं। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। IT सेक्टर वेइंग इन निफ्टी 50 एट 5 years लो। तो रिसेंटली IT इंडेक्स जो है वो फॉल कर रहे हैं। हमने इस न्यूज़ को कवर भी किया था, क्यों फॉल कर रहे हैं। एक बहुत
एक डाउनवर्ड ट्रेंड हमें आईटी के जो कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उनमें देखने को मिला, उनके शेयर्स वैल्यूएशन में देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली आईटी कंपनीज ने अपने जो सेल्स के प्रोजेक्शंस किए हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 वो बहुत ज़्यादा डेसिमल है, एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो उसको लेकर कई सारी रेटिंग एजेंसीज ने जो इंडेक्स में और रेटिंग में उनकी वैल्यूएशन को या उनके जो इंडेक्स है रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया, जिसकी वजह से आईटी में हमें एक सेल ऑफ की सिचुएशन देखने को मिल रही है। और जितनी मेजर जो आईटी कंपनीज हैं उनके जो शेयर मार्केट वैल्यू है वो डिक्लाइन हो रही है। और अगर हम रीसेंट सेल ऑफ देखें आईटी स्टॉक्स का तो इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज रिजल्टेड अ शार्प डिक्लाइन इन आईटी सेक्टर वेइंग इन देयर निफ्टी 50 इंडेक्स। और अगर आईटी स्टॉक का कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो आईटी स्टॉक का जो वे है निफ्टी 50 में, अभी तक निफ्टी 50 इंडेक्स में आईटी कंपनीज जो थी वो सबसे ज़्यादा या एक बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट वेट कॉन्स्टिट्यूट करती थी। लेकिन अगर हम अभी देखें तो ये अपने 5 ईयर्स के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है। निफ्टी 50 में आईटी इंडेक्स का वेट अप्रॉक्सीमेटली 12.2% आ गया है, जो कि पिछले साल मार्च में अप्रॉक्सीमेटली 17.7% था। तो एक साल में केवल हमें इतना डिक्रीज, और ये दिस इज द लोवेस्ट सिंस 5 ईयर्स। अभी तक के 5 सालों का अगर ट्रेडिंग डेटा देखें तो उसमें जो निफ्टी 50 में आईटी इंडेक्स का सबसे लोवेस्ट वेट है 12.2% का। टॉप आईटी कंपनीज टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा अकाउंटेड for approximately 13.6% of the index at the end of मार्च दिस ईयर। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल, ये मेजर पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं निफ्टी 50 के आईटी वेट का। और कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर बिग 5 आईटी कंपनीज का देखें तो वो डाउन हो गया है 2.7% तक, जो कि इस साल के स्टार्टिंग में 8.2 था। टॉप 5 आईटी कंपनीज का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो टोटल निफ्टी 50 इंडेक्स का 8.2% था, जो कि रिड्यूस होकर के 2.7% पहुंच गया है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीसेंट सेल ऑफ इनटू आईटी स्टॉक बिकॉज ऑफ द unexpected sales projection by these IT companies and very dismal or poor Q4 performance results. तो जो 5 टॉप आईटी कंपनीज हैं इनका जो मार्केट कैप है वो अप्रॉक्सीमेटली 22.2 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो कि 24.2 ट्रिलियन था बाय द एंड ऑफ दिस दिसंबर। और मार्च में इट वॉज 23.7। तो देख सकते हैं दिसंबर में 22.2 ट्रिलियन मार्केट कैप था। 5 बड़ी जो आईटी कंपनीज हैं उनका रिड्यूस होकर के मार्च में 23.7 हो गया। और इस बार अभी इस समय करंटली 22.2 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि अपने 28.3% से डिक्लाइन किया। पिछले 15 महीनों का सबसे रिकॉर्ड लोएस्ट पॉइंट है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटल डिक्लाइन। और आईटी के ये बेंचमार्क इंडाइसेस में डिक्लाइन देखने की वजह से जो निफ्टी 50 में जो आईटी का जो डिक्लाइन देखने को मिला उसकी वजह से एफएमसीजी जो सेक्टर है वो आगे आ रहा है। दैट हैज़ गिवन वे टू एफएमसीजी सेक्टर कंपनीज एंड नाउ एफएमसीजी सेक्टर कंपनीज इज द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ दिस बेंचमार्क इंडाइसेस। निफ्टी 50 में अब एफएमसीजी का एक इंपॉर्टेंट वेट आ गया है, जो कि पहले आईटी कंपनीज का था, जो कि आईटी कंपनीज में डिक्लाइन देखने को मिला है। दिस हैज़ गिवन द वे टू एफएमसीजी कंपनीज एंड एफएमसीजी सेक्टर, FMCG stock is now the third biggest component of the benchmark indices, slightly ahead of oil and gas sector. So this is the trend in IT companies market cap and weighing in Nifty 50. तो कितना decline हमें देखने को मिला। This is red line indicates a combined market cap and this bar indicates a sectoral weighing. And this is the relative performance of IT firms vis-a-vis Nifty. तो ये IT firms जो है वो red में कितना perform कर रही है, and ये red this indicates the Nifty 50 and this IT companies indicated by this blue line। तो हम देख सकते हैं एक सडन फॉल हमें देखने को मिला बिकॉज ऑफ दिस सेल ऑफ। एंड टॉप सेक्टर्स इन आईटी निफ्टी 50, तो टॉप सेक्टर्स जो अभी तक आईटी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर था, बट अब अगर हम देखें तो आईटी जो है वो 3rd पोजीशन पर आ गया। पहले आईटी 2nd था। सबसे पहला बैंक एंड फाइनेंस जो है वो 37.3% या 37.3 का वेट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 37.3% वेटेज कॉन्स्टिट्यूट करते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स में। और उससे पहले आईटी सॉफ्टवेयर था, जो कि अब गिर करके 3rd पॉइंट पर आ गया। और आईटी के गिरने से कौन सा सेक्टर आगे आ गया? दैट इज एफएमसीजी। एफएमसीजी का इस समय का जो परसेंटेज वेट है दैट इज 12.6, आईटी सॉफ्टवेयर का 12.2, ऑयल एंड गैस 11.5, ऑटोमोबाइल
5.0। तो निफ्टी 50 में जो 50 इंडेक्स है उसमें बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, ये 5 जो हैं वो टॉप सेक्टर्स हैं जो निफ्टी 50 कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हालांकि अगर एचसीएल टेक्नोलॉजीज की बात है तो एचसीएल टेक्नोलॉजी का क्वार्टर पर का जो प्रॉफिट है वो 11% रहा। हालांकि देखने में 11% प्रॉफिट लग रहा है, बट दिस इज नॉट व्हाट वाज एंटिसिपेटेड बाय द एक्सपर्ट। तो HCL being the third largest information technology service player in India reported the net profit of approximately 3,983 crore for the fourth quarter, जो कि पिछले साल से 10.8% ज़्यादा है। और अगर रिवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो 6 से 8% का रिवेन्यू ग्रोथ HCL टेक्नोलॉजी ने Q4 में रजिस्टर किया है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। फर्स्ट 100% प्राइवेट फंडेड गति शक्ति टर्मिनल स्टार्ट्स ऑपरेशन। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया DFCC थर्सडे को ऑपरेशनल हो गया है ऑन रेवाड़ी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल GCT। सो इन अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड PPP जिसको हम बोलते हैं, इस मोड में पहला 100% प्राइवेटली फंडेड गति शक्ति टर्मिनल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। सो जो DFCC का पहला कार्गो टर्मिनल रेवाड़ी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल जो कि PPP मॉडल के थ्रू डेवलप किया गया है वो ऑपरेशनल हो चुका है। दिस बिकम द फर्स्ट ऑपरेशनल GCT विद कंप्लीट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट प्लेयर्स एंड जीरो रेवेन्यू शेयरिंग ऑन अकाउंट ऑफ द इंडियन रेलवेज। तो PPP मॉडल पर बेस था जिसमें 100% जो इन्वेस्टमेंट है वो प्राइवेट फंडेड है और जीरो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर ये GCT जो है वो ऑपरेट कर रहा है। GCT स्टैंड्स फॉर गति शक्ति कार्गो टर्मिनल। तो रेवाड़ी में है ये GCT जो अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ वर्थ का है। दिस बिल्ड सोली फॉर कंटेनर ट्रैफिक अलोंग द एजेस ऑफ लाइन ऑफ 10 of new Rewari station on Western Dedicated Freight Corridor DFC will be operated by Pristine Mega Logistic Park। तो जो स्टेट ओन कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, कॉनकोर है, और जो शिपिंग मेजर DP वर्ल्ड है, इन सब ने भी इस बिड में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन प्रिस्टीन मेगा लॉजिस्टिक पार्क को ये बिड मिली है। ना प्रिस्टीन मेगा लॉजिस्टिक पार्क विल ऑपरेट दिस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर DFC GCT टर्मिनल। और गवर्नमेंट का ये कहना है, बोल सकते हैं कि दिस इज द रिवोल्यूशनरी डिपार्चर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस इन इंडियन रेलवे। तो प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो भी अब इंडियन रेलवे कार्गो और शिपमेंट जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पर अभी तक गवर्नमेंट या स्टेट ओन कंपनीज की मोनोपोली थी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दिस मेजर विल इंश्योर that the development of the terminal is achieved with no investment by railway or DFCC at all। तो रेलवे का इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, 100% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। दैट इज वाई 0% रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर ये GCT ऑपरेट कर रहा है। तो दिस इज द PPP पुश। प्रिस्टीन मेगा लॉजिस्टिक पार्क कॉनकोर DPP वर्ल्ड मेड अग्रेसिव बिड फॉर दिस 8 करोड़ टर्मिनल जिसको प्रिस्टीन मेगा लॉजिस्टिक पार्क ने जीत लिया है। रेलवे गेट अप्रॉक्सीमेटली ₹1.6 लाख पर कंटेनर ट्रेन और 2 ट्रेन एक्सपेक्ट करी जा रही हैं इस टर्मिनल पर एवरी डे जो अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ का रेवेन्यू बूस्टअप देंगी। और इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक जो है वो भी रिड्यूस होगी इस GCT टर्मिनल के थ्रू। ये तो बात रही वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की। अगर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो वो बाई द मंथ ऑफ जून उसके कंप्लीट होने की बात है। और जब ये चारों जो फ्रेट कॉरिडोर हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे तो डेफिनेटली इट विल बी द ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। इंडिया बिगेन सेक्टर वाइज एनालिसिस ऑफ EU कार्बन टैक्स। तो EU कार्बन टैक्स को लेकर के इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो टसल चल रही थी, फाइनली उसको लेकर के इंडिया ने अपने हर एक सेक्टर पर जो यूरोपियन प्रपोज कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है CBAM है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कार्बन टैक्स के नाम से भी जानते हैं, इस पर एनालिसिस शुरू कर दिया। तो इंडिया इज एक्सप्लोरिंग ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस टू डील विद दिस EU कार्बन टैक्स और इसीलिए इंडिया ने सेक्टर वाइज एनालिसिस जो है वो स्टार्ट कर दिया। इट मीन्स जो यूरोपियन यूनियन का जो कार्बन टैक्स है जो उसको प्रपोज किया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू, जो कार्बन टैक्स प्रपोज किया है यूरोपियन यूनियन ने, उसका इम्पैक्ट इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पर कितना पड़ेगा, हर सेक्टर पर, स्टील, एल्यूमिनियम और जो अदर सेक्टर हैं उन सब पर इस कार्बन टैक्स का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो विद द कंट्रीज गेटिंग मोर कॉन्शियस टूवर्ड्स द क्लाइमेट, और इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने ये कार्बन टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, ऐसा कहना है यूरोपियन यूनियन ने, क्योंकि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द कार्बन एमिशन।
अब टाइम आ चुका है कि कंट्रीज जो है वो क्लाइमेट को लेकर के अपने कार्बन टैक्स पॉलिसीज में चेंज करें। दैट इज व्हाई यूरोपियन यूनियन हैज प्रपोज दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM। और ईयू का ये कहना है कि ये जो मैकेनिज्म है ये एक मेजर है यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से कार्बन लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। ये किसी कंट्री के लिए स्पेसिफिकली इसको इम्पोज नहीं किया गया, जैसा कि इंडिया और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ ईयू कंट्रीज़ पर एलिगेशन कर रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ करके इस तरह का टैक्स लगाया है जिससे कि डेवलपिंग कंट्रीज से जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो रिड्यूस हो सके। अगर हम ईयू की और इंडिया के ट्रेड डेटा को देखें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ बोल सकते हैं ईयू इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर इंडिया इन टर्म्स ऑफ दीज एक्सपोर्ट्स। स्टील एल्युमिनियम के एक्सपोर्ट जो है इंडिया से बहुत ज़्यादा जाते हैं ईयू कंट्रीज़ में, और अगर एक्सपोर्ट जा रहा है तो डेफिनेटली उन पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा, जो कि भी रिसेंटली ईयू ने प्रपोज किया है। और कार्बन टैक्स लगेगा तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, स्टील एल्युमिनियम जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं, वो कॉस्टली हो जाएंगे और मार्केट में वो लेस कॉम्पिटेटिव हो जाएंगे। इट मीन्स इंडिया का एक्सपोर्ट इम्पैक्ट करेगा, और इसीलिए इंडिया जैसे जो अदर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इस पर्टिकुलर कार्बन टैक्स को अपोज कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी। आप यूनिफॉर्मली सब पर ये टैक्स नहीं लगा सकते हैं, डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज पर एक जैसे टैक्स नहीं लगाए जा सकते। ये डेवलपिंग कंट्रीज अभी डेवलप कर रहे हैं तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ द कार्बन एमिशन, जबकि डेवलप कंट्रीज ऑलरेडी अर्थ को नुकसान पहुंचा चुके हैं तो उनको अब इसकी भरपाई करनी चाहिए, उन पर टैक्स लगाना चाहिए। आप डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज पर यूनिफॉर्मली ब्लैंकेट फॉर्म में एक जैसा सिमिलर टैक्स नहीं लगा सकते। दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर। उसी को लेकर के ईयू का कहना है कि इट इज़ नॉट इंडिया स्पेसिफिक और ये सारी कंट्रीज पर एप्लीकेबल होगा। हालांकि इंडिया को इसी पर्टिकुलर क्लॉज से प्रॉब्लम, इंडिया कहना है कि डेवलपिंग कंट्रीज को आप थोड़ा सा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करें बिकॉज डेवलप कंट्रीज हैज ऑलरेडी हैम्पर्ड द अर्थ बाई मेकिंग मोर एंड मोर कार्बन एमिशन। और इसी को लेकर के इंडिया और ईयू के बीच में टसल चल रहा है और इंडिया भी अब कोशिश कर रहा है कि कोई ऐसा रिटेलिएटरी मेजर जो है वो अनाउंस किया जाए इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस कार्बन टैक्स स्पेशली ऑन इंडियन एक्सपोर्टर्स। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी जा सकता है इंडिया इस पर्टिकुलर कार्बन टैक्स को लेकर के, जैसा कि इंडिया में ICT टैक्स को अभी इंडिया ने इंडिया को जापान और अदर कंट्रीज इंडिया को ड्रैग करके ले गए थे। तो इंडिया भी सोच रहा है कि प्रोबेबली डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ पर इस पर्टिकुलर टैक्स को चैलेंज किया जाए। इसके अलावा इंडिया ने इसीलिए सेक्टर वाइज एनालिसिस जो है वो स्टार्ट कर दी है, ये देखने के लिए कि जो CBAM ईयू ने इम्प्लीमेंट किया है एज अ नॉन टैरिफ बैरियर, उसका इम्पैक्ट इंडिया के किस किस सेक्टर पर कितना कितना पड़ रहा है। So right now India needs to understand that EU point of view as well. Apart from it, the CBAM's impact on India और मोर स्पेसिफिकली इंडियाज एक्सपोर्ट। और इंडिया का ये कहना है कि अगर ये CBAM जो है इंडिया के एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट कर रहा है, अगर सेक्टर वाइज इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस में ये आया कि ये CBAM जो है इंडिया के एक्सपोर्ट को इम्पैक्ट कर रहा है, इंडिया के सेक्टर को इम्पैक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली इंडिया भी इस पर्टिकुलर नॉन टैरिफ बैरियर के अगेंस्ट में काम करेगा और कुछ ना कुछ वो भी नॉन टैरिफ बैरियर और रिटेलिएटरी मेजर लगाएगा EU से आने वाले इंपोर्ट पर। तो लेट अस सी कि इसकी रिपोर्ट क्या आती है। दिस इज ऑल अबाउट CBAM। अकॉर्डिंग टू यूरोपियन यूनियन एंड कार्बन बॉर्डर एडजस्टेड मैकेनिज्म विल पुट अ फेयर प्राइस ऑन कार्बन एमिटेड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स एंटरिंग टू EU। तो ये EU का कहना है कि ऐसे जितने भी प्रोडक्ट जो EU खरीद रहा है जिससे जिनकी प्रोडक्शन से कार्बन एमिशन होता है, अर्थ को नुकसान पहुंचता है, उन सारे प्रोडक्ट्स पर, उन सारे एक्सपोर्ट पर जो EU है वो एक टैक्स लगाएगा, उसको नाम दिया है कार्बन टैक्स। और उसके लगने के बाद डेफिनेटली जो प्रोडक्ट EU की मार्केट में एंटर करेगा वो कॉस्टली हो जाएगा। यही इंडिया का कंसर्न है। और EU का ये कहना है कि कार्बन एमिशन हो रहा है तो इसलिए डिस्करेज करना है इस तरह के प्रोडक्ट को यूज़ को, तो उन्हें कॉस्टली करना है, इसलिए उन पर टैक्स लगाया जा रहा है, अर्थ को सेव करना है। और EU का ये कहना है कि इससे क्या होगा, जो क्लीनर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो प्रमोट होगा नॉन EU कंट्रीज में। तो यही CBAM है ओवरऑल और इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा फेज वाइज मैनर में। द फर्स्ट फेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 2023 और इसके बाद जो परमानेंट सिस्टम है वो जनवरी 2026 से परमानेंटली ये कार्बन टैक्स जो है हर प्रोडक्ट पर, हर ऐसे प्रोडक्ट पर जिसके प्रोडक्शन में कार्बन एमिशन होता है उस प्रोडक्ट पर ये अप्लाई किया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रोजन का जितना भी इंपोर्ट है उस पर ये CBAM एप्लीकेबल होगा जो कि EU मार्केट में एंटर करेंगे। डेफिनेटली इंडिया इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर, तो इंडिया के जो एक्सपोर्ट है वो इससे इम्पैक्ट करने वाला है एंड दैट इज़ वाई इंडिया रेजिंग द वॉइस अगेंस्ट दिस कार्बन टैक्स और CBAM मैकेनिज्म।
अब देख लेते हैं शॉर्ट आर्टिकल्स। आधार वैलिडेशन बाय प्राइवेट एंटिटीज गेट्स ग्रीन सिग्नल। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी माइटी ने थर्सडे को रूल प्रपोज किया है जिसके तहत जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं वो आधार ऑथेंटिकेशन कर सकती हैं फॉर ईज ऑफ लिविंग एज वेल एज डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एंड सब्सिडीज ऑफर बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू सब्सिडीज ऑफर करने के लिए, अदर बेनिफिट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं उनको आधार ऑथेंटिकेशन की परमिशन दे दी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से। एट प्रेजेंटली अगर प्रेजेंट कंडीशंस की बात करें तो ओनली गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट आर अलाउड टू undertake the Aadhaar authentication in the interest of good governance, preventing leakage of public fund, enabling the innovation and speed up the knowledge. But now after this approval by MeitY, now private entities can also go for the Aadhaar authentication, especially for ease of living as well as delivery of benefits, services, subsidies offered by government entities or government departments only. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। MPC members split on growth prospects। तो जैसा कि अभी हमने मिनट में डिस्कस किया कि कुछ मेंबर का ये कहना है कि एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग जो है वो ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगी, जबकि आरबीआई का ये कहना है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आरबीआई आगे आने वाले टाइम में जो रेपो रेट है उसको इंक्रीज करेगी। तो बेसिकली इस रेपो रेट इंक्रीज मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग को लेकर के जो एमपीसी के मेंबर हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर के बताइए कि एमपीसी में कितने मेंबर्स होते हैं। तो एमपीसी में जो मेंबर्स हैं उनके बीच में स्प्लिट देखने को मिल रहा है। कुछ मेंबर्स का ये कहना है कि आरबीआई को रेपो रेट हाइक पर जाना चाहिए, कुछ का कहना है कि नहीं जाना चाहिए जिससे कि ग्रोथ इंपैक्ट करेगी। सो द मिनट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू मीटिंग हेल्ड अर्लियर दिस मंथ शोज दैट मेंबर्स हैव द स्प्लिट इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड रेपो रेट हाइक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। न्यू फॉर्मल जॉब्स क्रिएशन इन फरवरी एट 21st मंथ लो। तो फ्रेश फॉर्मल जॉब क्रिएशन जो है वो फरवरी के मंथ में डिक्लाइन हुआ एज पर द रिसेंटली पब्लिश डेटा बाय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ईपीएफओ का डेटा पब्लिश हुआ है और इसके अकॉर्डिंग फरवरी के मंथ में जो फॉर्मल जॉब क्रिएशन है वो डिक्लाइन हुआ है और अपने 21 महीनों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। 21 महीनों का सबसे लोएस्ट पॉइंट है फरवरी के मंथ में। अब ईपीएफओ कैसे डेटा पब्लिश करता है? डेफिनेटली ईपीएफओ सब्सक्राइबर का डेटा पब्लिश करता है। पेरोल जो सब्सक्राइबर जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ईपीएफओ ऑप्ट करना होता है ना, और उसी के बेसिस पर ईपीएफओ ये प्रेडिक्ट करता है या एनालिस्ट ये प्रेडिक्ट करते हैं कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ। ज़्यादा एनरोलमेंट होता है तो इसका मतलब इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा हुआ। तो फरवरी के मंथ में ईपीएफओ एनरोलमेंट जो है वो डिक्रीज हुआ है, अपने 21 महीनों के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, जो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो नई फॉर्मल जॉब क्रिएशन है फरवरी के मंथ में डिक्लाइन हुई है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एलआईसी नॉक्स ऑन इफेक्ट, एनबीपी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉप 12%। तो कॉन्ट्रेरी टू द एक्सपेक्टेशन, द एनबीपी, that is new business premium of life insurance companies drop approximately 12.62% year on year basis। तो मार्च 2023 का डेटा और उसके अकॉर्डिंग 12.62% का डिक्लाइन देखने को मिला है न्यू बिजनेस प्रीमियम में। न्यू बिजनेस प्रीमियम में डिक्लाइन देखने को मिला, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एलआईसी को का जो सब्सक्राइबर है, जो नए सब्सक्राइबर है, उसमें 12% लोगों ने कम सब्सक्राइब किया, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में एलआईसी में हमें कम पॉलिसी सेलिंग देखने को मिली। तो न्यू बिजनेस प्रीमियम कम आए, इट मीन्स कि एलआईसी के जो पॉलिसी सेलिंग है, जो इंश्योरेंस है, प्रोडक्ट है, वो कम बिके हैं, इनकम 12% कम बिके हैं इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर। सो एज पर द recent data published by LIC, there is a drop of 12% in NBP in March 2023 due to the over 30% drop in life insurance corporation। तो पूरे ओवरऑल जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी उसमें 12.6% का डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के एनबीपी में। और अगर केवल एलआईसी की बात हो तो एलआईसी में 30% का डिक्लाइन है, यानी जो नया बिजनेस है उसमें 30% का डिक्लाइन है पिछले साल के कंपैरिजन में। एंड दिस इज द फाइनेंशियल ईयर 23 रिपोर्ट कार्ड एज पब्लिश्ड बाय LIC। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। डिसिप्लिनरी रूल्स फॉर CA इज इन वर्क। Institute of Chartered Accountant of India ICAI has said it is working for the Corporate Affairs Ministry. It is working with Corporate Affairs Ministry for what? For rules and regulations of disciplinary mechanism which are yet to be notified। तो जो CA एक्ट है वो 1 साल पहले अमेंड हो गया था, लेकिन अगर पेनल्टीज और डिसिप्लिनरी रूल्स की बात करें स्पेशली फॉर CA प्रोफेशनल, तो उसको लेकर के जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है ICAI है, वो अभी भी कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री से डिस्कशन में है। तो जो रूल्स रेगुलेशंस डिसाइड करने हैं डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म को लेकर के वो अभी क्लियर नहीं हो पाया। हालांकि ICAI हैड अपोज द इंक्लूजन ऑफ नॉन CA मेंबर
इन डिसिप्लिनरी कमेटी, जो डिसिप्लिनरी कमेटी जो बननी है सीए मेंबर्स को लेके, डिसिप्लिनरी एक्शन को लेकर के, उसमें जो नॉन सीए मेंबर्स हैं उनके इंक्लूजन को आईसीएआई अपोज कर रही है। और इसी कई सारे क्लॉज हैं जिस पर आईसीएआई का अपोजिशन है, लेकिन अभी भी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, डिसिप्लिनरी रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनको लेकर के अभी भी कंसेंसस नहीं बनी है कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री और आईसीएआई के बीच में। सो द डिसिप्लिनरी कमेटी वाज 5 मेंबर कमेटी, 3 आईसीएआई सेंट्रल काउंसिल मेंबर एंड 2 गवर्नमेंट नॉमिनीज। और इसी क्लॉज को लेकर के इंस्टीट्यूट का अपना रिजर्वेशन है। तो लेट अस सी कि कब ये जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ये कब एक्चुअली में इम्प्लीमेंटेशन में आते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। इफ यू वांट लेक्चर पीडीएफ यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव न्यूज़पेपर वेबसाइट। बिजनेस स्टैंडर्ड का जो पीडीएफ है वो आपको बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा। मिंट का जो पीडीएफ है वो आपको मिंट की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको डेली नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।